Hello students, welcome you all. Today we are going to start chapter number 1 of history, when, where and how. In this chapter we will learn about modern Indian history which were divided in three categories। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो बेसिकली जो ब्रिटिश लोग या फिर हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारे लिए जो छोड़ के गए हैं उसी के ऊपर डिपेंडेंट है और हम उसी को रीड कर कर ये सब जानते हैं। अब इसको तीन कैटेगरीज में इस बुक के अंदर डिवाइड किया गया है। पीरियडाइजेशन बाय जेम्स मिल। जेम्स मिल कौन है ये हम आगे जानेंगे। उसने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन तीन पार्ट्स में इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया है। एंड इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल, किस तरह से इंडिया ने पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली और डेवलप किया, चेंजेस हुए जो भी। और राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति की भावना हमारे अंदर किस तरह से जागी। सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है हमारे पास अभी दो पार्ट्स हैं इसके, एडमिनिस्ट्रेटिव और नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। अब इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पूरी तरह ब्रीफली समझेंगे। इसके अलावा आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई एक ड्रामा नील दर्पण, जिसकी वजह से फार्मर्स के ऊपर होने वाले एक्सप्लॉइटेशन ने जिसको उजागर किया और जो 1859 का रिवोल्ट लोगों के सामने लेकर आया है ना, वो है नील दर्पण ड्रामा, जो कि दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया था, उनके जरिए लिखा गया था। और इस चैप्टर में हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। चैप्टर की शुरुआत में आप लोगों को दिख जाएगा कि यहाँ पे जो पहला पैरा है इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो 18th सेंचुरी के आने के बाद किस तरह से उसकी हिस्ट्री के अंदर या इंडिया की सब कॉन्टिनेंट जो है उसके अंदर चेंजेस आने लगे। और बेसिकली यूरोपियंस के जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उनके अराइवल से, और उसमें भी पर्टिकुलरली ब्रिटिश लोगों के अराइवल से क्या क्या चेंजेस आने लगे। अब इस पीरियड को मॉडर्न पीरियड कहा गया। बेसिकली इंडिया को तीन पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न पीरियड, है ना। ये बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन करता है ब्रिटिश हिस्टोरियन जो जेम्स मिल है उनके जरिए बताए गए इंडियन हिस्ट्री से, ठीक है। और ये वाला जो टाइम पीरियड है या फिर जो ब्रिटिश पीरियड है, ब्रिटिश इंडिया पीरियड जो है वो कॉलोनियल पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। अब हम अगर देखें तो पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है ब्रिटिश पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये क्या कहता है, in the 19th century when British historians started writing the history of India, they showed little appreciation of Indian society, economy and politics। अब ब्रिटिश लोग जब भी ट्रैवल करते थे, जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो वो वहां पे जाने के बाद उस जगह के बारे में लिखते ही थे। जैसे ही यूरोपियन ट्रेडर्स जब इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने एंशियंट या फिर यूं कहें कि इंडिया के आने के बाद उन्होंने इंडिया की खूब तारीफ करी। स्टार्टिंग में उन्होंने इंडिया को काफी ज्यादा अच्छा बताया, उन्होंने इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को काफी अच्छा बताया। बट जैसे जैसे वो हमारे साथ जुड़ते गए वो हमारे अगेंस्ट में होते गए। और जेम्स मिल एक फेमस हिस्टोरियन और एक फेमस ब्रिटिशर भी है जिन्होंने इंडिया में न आकर भी इंडिया के बारे में काफी कुछ लिख दिया था। पहले जेम्स मिल के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन थे। तो जेम्स मिल, हु हिस्ट्री ऑफ इंडिया पोर्ट्रेड इंडिया एज बैकवर्ड एंड अनडेवलप्ड and had never visited India nor knew any Indian language. He wrote the massive 3 volumes books over 12 years based slowly on documents and archival materials. Due to its great popularity, he was made the ancient examiner of correspondence at the EIC in 1819 as the assistant and later chief examiner. James Mill was very critical of British administration in India. He played a crucial role in bringing about far-reaching reforms in the administration of the India in the 17 years he was in the India House। So basically इसके अंदर हम लोग ये सभी पढ़ने वाले हैं। अब
जेम्स मिल, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ लिया, कभी भी हिंदुस्तान में नहीं आए, ना कोई हिंदुस्तानी भाषा वो जानते थे, फिर भी उन्होंने इंडिया के बारे में तीन बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुकों में लिख दिया। अच्छा, जो ये हिस्टोरियंस है बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले लोग ही माने गए, है ना। यहाँ पे एक वर्ड यूज होगा एंग्लिसिस्ट, यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एंग्लिसिस्ट वर्ड जो यूज हुआ है बेसिकली जो ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज या पूरी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज जानता है उनके लिए यूज हुआ है। अब इन द 19th सेंचुरी व्हेन ब्रिटिश हिस्टोरियन स्टार्टेड राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दे शोड लिटिल एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, थोड़ा बहुत एप्रिशिएट किया उन्होंने इंडियन सोसाइटी को। नाउ द एंशिएंट और मिडिवल पीरियड बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश वाज रिगार्डेड एज अ पीरियड ऑफ लिटिल और नो डेवलपमेंट when the ordinary people suffering under cruel rulers। बेसिकली इसके अंदर यही बताया जा रहा है कि जो हमारा एंशिएंट और मिडिवल पीरियड जो आया उसमें ब्रिटिश लोगों ने इंडिया को किसी भी तरह से अच्छा नहीं बताया। उन्होंने हम लोगों को पिछड़ा, बिल्कुल ऑर्डिनरी लोगों को सफरिंग और क्रूल रूलर्स के अंडर बताया इंडिया को। उन्होंने इस तरह से शो किया कि ब्रिटिश लोगों के आने के बाद ही इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा खुशियां आने लगी, बहुत ज्यादा अच्छा कुछ होने लगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, है ना। वो हम सब जानते ही हैं। देयर वर सेवरल सोशल इवल्स इन द सोसाइटी such as sati, caste system and low status of women. Thus in their view, the modern periodization of Indian history begins with establishment of the British rule. So, सती प्रथा या फिर इसी तरह के जो सोशल इवल्स थे, हाँ ये सच बात है कि ब्रिटिश लोगों के आने के बाद ही हम लोग उन सभी प्रथाओं से छूट पाए हैं, और इस चैप्टर के अंदर वो ही बताया जा रहा है, या फिर जेम्स मिल ने उसी को हाईलाइट किया कि ब्रिटिश लोगों के आने के बाद ही जो इंडियन हिस्ट्री के अंदर है ये कास्ट सिस्टम, सती प्रथा, इनको हटाया जाने लगा था, है ना। नाउ the history of modern India, written by the historian, focused primarily on the rule of the British governor generals. They completely ignored issues of the daily life of the people. They also did not explain how new ideas and movements spread, become popular, and how सोशियो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस। सो बेसिकली ये जो पैरा है इसके अंदर यही कहा जा रहा है कि ब्रिटिश हिस्टोरियन ने किस तरह से प्राइमरली रूल जो गवर्नर जनरल से उनके ऊपर फोकस किया, है ना, और उन्होंने जो डेली लाइफ में होने वाले लोगों के इश्यूज थे उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, सिर्फ अपने गवर्नर जनरल्स के बारे में बताया इन्होंने, ये डेवलपमेंट की इंडिया में, ये सारी चीजें इन हिस्टोरियंस ने अपने इस बुक में लिखी हुई है। अब यहाँ पे एक फेमस हिस्टोरियन, जब ब्रिटिश थिंकर और हिस्टोरियन जेम्स मिल के बारे में बताया गया, उनकी तीन बुक जो थी हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के बारे में उन्होंने लिखा, प्री ब्रिटिश पीरियड एंड ग्लोरीफाइड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके बारे में उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश, हिंदू मुस्लिम में इन्होंने ब्रिटिश लोगों के आने से पहले हिंदुस्तान जो रूलर्स थे उनके जरिए किस तरह चलाया जा रहा था, मुगल एम्पीरियर का किस तरह से राज था इंडिया के अंदर, इन्होंने अपने ट्रेडर्स की हेल्प से लिखा, जो यहाँ पे आए ट्रेडिंग करने के लिए, उनसे पूछकर कुछ बातें जानकर। हालांकि जेम्स मिल कभी भी हिंदुस्तान ना तो आए हैं, ना उन्होंने किसी भी तरह की हिंदुस्तानी भाषा का ज्ञान था, फिर भी उन्होंने इतनी बुक्स लिख दी। अब while the Hindu and Muslim period were identified with everything that obstruct the growth of the Indian society, जैसा कि आपको पता है इनोक की हिस्ट्री में यही है कि हिंदू मुस्लिम पीरियड को इस तरह से बताया जा रहा है कि वो हिंदुस्तानी ग्रोथ के लिए कितना ज्यादा एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम कर रहा था, मतलब एक बाधा की तरह काम कर रहा था। द ब्रिटिश पीरियड वॉज सीन एज द डॉन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, characterized by egalitarians प्रोग्रेसिव वैल्यू। अब यहाँ पे दो वर्ड यूज हुआ है, सिविलाइजेशन। अब सिविलाइजेशन जो वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब क्या है भाई, जो सिविलाइजेशन है इज सोशल प्रोसेस वेयर बाय सोसाइटीज मूव्स टुवर्ड्स और अचीव्स
एंड evolved stage of development and organization। बेसिकली अगर हम लोग प्रोग्रेस करना स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा सिविलाइजेशन की तरफ आता है। सिविलाइज्ड होना, एक अच्छी तरह से रहने का तरीका, सिविलाइजेशन ये कहलाता है ना। और इगैलिटेरियंस का मतलब क्या है भाई, जो आपके बुक में ग्लोसरी के अंदर दिया हुआ है, कैरेक्टराइज्ड बाय बिलीफ इन द इक्वलिटी ऑफ ऑल, है ना। तो ये सब जो चीजें हैं हम लोग ब्रिटिश लोगों के आने के बाद सीखे हैं, ये इन लोगों का कहना था, है ना। इन द मॉडर्न और ब्रिटिश पीरियड अ नंबर ऑफ चेंजेस सच एज अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ द फास्टर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड न्यू इंडस्ट्रियल टेक्निक्स ट्रांसफॉर्म टू लाइफ ऑफ द पीपल। सो बेसिकली यहाँ पे कहा गया है हम लोग इंडस्ट्री लेके आए, टेक्निक्स लेके आए, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट लेके आए, इंडिया के अंदर ब्रिटिश लोग लेके यही आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसको एज इंडियन मॉडर्नाइजेशन के रूप में लेना ये थोड़ा सा गलत माना जाता है। बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से कॉन्ट्रिडिक्शन देते हैं इस इन बुक्स को लेकर, ठीक है। द ब्रिटिश ऑल्सो took credit for introducing a uniform and modern administrative structure throughout the country. Mill's view was supported by a dominant section of British administrators and historians called the Anglicists. So, जो जेम्स मिल ने बताया उसको जो ये लोग थे कुछ फेमस ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लोग या हिस्टोरियंस थे जिन्हें एंग्लिसिस्ट कहा जाता था। एंग्लिसिस्ट जो वर्ड है बेसिकली जो बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलता हो उसके लिए यूज किया जाता है ना। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ऐसे भी थे जो कि इंडिया से बिलोंग करते थे, जिन्हें इंडियन हिस्टोरियन कहा जाता है ना। तो वो क्वेश्चंस क्रिएट करते थे इस पीरियडाइजेशन को लेकर। बेसिकली अगर आप एंशियंट और मिडिवल पीरियड देखें, ये इतने फ्रूटफुल नहीं है, लेकिन हाँ मॉडर्नाइजेशन जो पीरियड है वो थोड़ा बहुत फ्रूटफुल रहा है, इतना भी फ्रूटफुल नहीं रहा, है ना। नाउ इट वाज बेस्ड स्लोली ऑन द रिलीजन फॉलोड बाय द रूलर्स। द हिस्टोरियंस पॉइंटेड आउट हाउ रूलर्स ऑफ diverse faith have coexisted in India at all times and have also ruled during the same period. So basically जो बाकी के हिस्टोरियंस है उनको यह मानना था कि जो राजा थे, जो रूलर्स थे, वो तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन पैदा ही कर रहे थे रिलीजन्स को लेकर, जो कह सकते हैं कास्ट सिस्टम को लेकर, बिल्कुल उन्होंने डाइवर्सिटी बनाए रख रखी थी। लेकिन ब्रिटिश लोगों के आने के बाद भी वो डाइवर्सिटी खत्म नहीं हुई है, बल्कि और बढ़ चुकी थी, उनका ये मानना था। और इन जो ब्रिटिश लोगों ने ये हिस्ट्री बताई है इंडिया के बारे में, वो पूरी तरह से इग्नोर करता है इस सिग्निफिकेंट को कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर हुआ ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी और जो कल्चर है वो पूरी तरह से डेवलप्ड था और काफी ज्यादा एडवांस था अगर कंपेयर किया जाए ब्रिटिश लोगों से तो उस वक्त भी, ठीक है। Moreover, such a periodization suggests that the belief of the common people did not matter. The historians challenge Mill's periodization. They pointed out that the British was not all that enlightened because under British rule, people in India did not have freedom or liberty. Many had no access to equality. According to them, even the benefits of economic growth made during the British period do not seem to have reached the common man. Hence, they refers to the British period of Indian history as the colonial period. So basically इस पैरा के बाद सब कुछ चेंज कर दिया गया, या फिर जो कहें पूरी तरह से उलट गई कहानी। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कुछ हिस्टोरियंस मिल्स का पीरियडाइजेशन जो है बताया गया मिल्स के जरिए, उसको पूरी तरह से चैलेंज करते थे, पॉइंट आउट करते थे कि ब्रिटिश लोगों का जो पीरियडाइजेशन है, ब्रिटिश टाइम पीरियड जो रहा है, वो भी पूरी तरह से रैशनल या मॉडर्न या वेल इन्फॉर्म्ड आउटलुक नहीं रहा है ना। लोगों को पूरी तरह से लिबर्टी नहीं दी जाती थी, फ्रीडम नहीं दी जाती थी, पूरी तरह से इक्वलिटी नहीं थी, है ना। और लोगों पे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था, फार्मर्स पे बेसिकली देखा जाए तो कॉमन मैन को कुछ भी नहीं समझाता था ब्रिटिश पीरियडाइजेशन के टाइम पर। और इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है इंडियन लोगों की, बेसिकली ब्रिटिश लोगों की तो हो ही रही थी, लेकिन इंडियन लोगों की कोई नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। तो इस पीरियड को इंडियन हिस्टोरियंस के हिसाब से कॉलोनियल पीरियड कहा गया, ठीक है।
अब कॉलोनियल पीरियड क्या है? व्हेन वन कंट्री इज रूल्ड बाय अनदर, many political, economical, social and cultural changes take place in the colonized country. So this process is called colonization. Colonization of India. बेसिकली एक कंट्री जब दूसरी कंट्री के ऊपर रूल करती है तो वो बहुत सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल चेंजेस रखता है अपने अंदर, और ये जो प्रोसेस है इसी को कॉलोनाइजेशन कहते हैं. द कंट्री विच इज रूल्ड बाय अनदर कंट्री इज कॉल्ड इट्स कॉलोनी, while the country that rule it calls the imperialist country. Okay, the imperialist country colonizes in order to derive maximum benefit for itself by exploiting the economy of its colony. ओके जो कॉलोनी होती है उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है इंपीरियलिस्ट कंट्री के जरिए ताकि वो अपनी ग्रोथ कर सके. ठीक है, अब ये किस तरह से आया? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के जरिए. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या है? द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम एन agrarian to an industrial economy. The process began in Britain in the 18th century and spread to other part of the world. Okay, ब्रिटिश लोग ही इसके जनक हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के. England's industrial products increase within a short span of time. The need of controlled territories that would serve as market for their products and also supply raw material from the domestic industry resulted in the colonization of many non-European countries by England. That was how India became a colony of England. Let us know or see how this happens. So इसमें ये बताया जा रहा है इस पैरा के अंदर कि इंडियन रिवोल्यूशन या फिर जो क्या है इंडियन ब्रिटिश इंडस्ट्री रिवोल्यूशन जो हुआ उसने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया. एक इंडस्ट्री रिवोल्यूशन दिया उन्होंने. बेसिकली यूरोपियंस हमारे यहाँ पे और ब्रिटिश हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस से आए थे और उनका कोई मोटिव नहीं था, लेकिन वो ट्रेडिंग कर कर अपना व्यापार इतना ज्यादा फैलाना चाहते थे ताकि दुनिया के हर कोने में उनका नाम हो जाए और वो इंडिया में पूरी तरह से रूल कर सके, उनका ये मानना था. अब इसको करने के लिए उन्होंने पहला तो रास्ता चुना ट्रेडिंग. वो इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाकर कहाँ पे थे? ब्रिटिश ले जाते थे और उसको गुड्स में डेवलप कर कर वो वहां पे हाई प्राइसेस पे उसको सेल आउट करते थे. ठीक है, क्योंकि सभी ब्रिटिश लोगों का यहाँ आना संभव नहीं है तो इसीलिए वो इस तरह से किया करते थे. द नीड टू कंट्रोल टेरिटरीज दैट वुड सर्व एज मार्केट्स, है ना, जो इनकी टेरिटरी थी वो एज अ मार्केट इनके लिए सर्व कर रही थी और उनके प्रोडक्ट को सप्लाई करना, रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए इन्होंने कॉलोनाइजेशन का एक नॉन यूरोपियन कंट्रीज को कॉलोनाइजेशन बनाने पे जोर दिया ताकि ये अपना इंडस्ट्रीज का रिवोल्यूशन कर सके, ये पूरी तरह से ट्रेडिंग में उतर जाए, है ना. दैट्स हाउ, इस तरह से जो इंडिया है वो कॉलोनी बना इंग्लैंड की. ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही. थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम. बाय.